नमस्कार दोस्तों, जीएस आजकल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने महान्यायवादी के बारे में देखा था। आज हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में देखेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का चर्चा संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 148 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था की गई है। इस पद के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। अब इसके बारे में उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, देखते हैं। भारतीय संसद द्वारा कोई भी धन पारित हुआ और वह धन नियमानुसार खर्च हुआ कि नहीं हुआ, इसकी जांच का अधिकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को है। इसी कारण से इन्हें सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है या वित्त व्यवस्था का सजग प्रहरी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस पद की चर्चा प्रारंभ में कब की गई थी। तो इस पद के बारे में कहा जाता है 1857 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने तीनों प्रेसिडेंसी शहर के बारे में जब कहा जाता है तो कलकत्ता, बंबई और मद्रास के बारे में कहा जाता है। तो तीनों प्रेसिडेंसी शहरों के लेखों के जांच के लिए महालेखा परीक्षक का पद सृजित किया गया था। इसी पद को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का नाम दिया गया। अब इस पद के बारे में कहा जाता है, यह पद जब नाम दिया गया तो इसमें शक्तियां दी गई कि न्यायाधीशों के बराबर, न्यायाधीशों की भांति इसे भी एक संवैधानिक अधिकारी बनाया गया। यह अधिनियम कहां से लिया गया? इस पद पर नियुक्ति का प्रावधान क्या है? तो यह पद भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है और अनुच्छेद 148 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का शपथ ग्रहण राष्ट्रपति के द्वारा होता है या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति इन्हें शपथ ग्रहण दिलवा सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया है। अब है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल के बारे में चर्चा किया जाता है, जिसमें दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें 6 वर्ष के लिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए अवधि के लिए होता है या उसकी आयु, अधिकतम आयु 65 वर्ष तक ही वह इस पद को धारण कर सकते हैं। अब जो पहले पूरा हो जाएगा उसके अनुरूप उनके कार्यकाल को पूरा किया जाएगा। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति का उम्र 63 वर्ष हो चुका है और उसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाता है, तब वह जो है 2 वर्ष के लिए रहेंगे क्योंकि यह पहले पूरा हो गया। या कोई व्यक्ति 40 वर्ष का ही है और उसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाता है, तब वह अपनी 6 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करेंगे। मतलब अधिकतम आयु 65 वर्ष होनी चाहिए और इनका कार्यकाल ऐसे 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। यदि यह चाहें तो स्वेच्छा से अपने पद पर से त्यागपत्र दे सकते हैं और यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। यदि इन्हें सरकार हटाना चाहे तो, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसमें बड़ा ही जो है महत्वपूर्ण चर्चा किया गया है इसके अंतर्गत, महाभियोग के अंतर्गत, कि मतलब यदि इन्हें सरकार हटाना चाहे तो, यदि इन्हें सरकार हटाना चाहती है तो इन्हें उसी आधार या उसी रीति से हटाया जाएगा जिस आधार या रीति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और इन्हें
इस प्रकार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सिर्फ दो आधार पर हटाया जा सकता है। एक आधार है कि साबित भ्रष्टाचार के आधार पर और दूसरा आधार है शारीरिक असमर्थता के आधार पर। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पेश किया जा सकता है और जिस सदन में यह जाएगा महाभियोग के प्रस्ताव पर उस सदन के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं। अर्थात यदि लोकसभा में पेश किया गया तो लोकसभा के 100 सदस्यों का हस्ताक्षर उसमें चाहिए, यदि राज्यसभा से पेश किया गया राज्यसभा में तो राज्यसभा के 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए और जिस सदन में सबसे पहले पेश किया जाएगा उस सदन के अध्यक्ष को इसकी जांच के लिए एक आयोग गठित करनी होती है। उस आयोग के अंतर्गत कहा गया है कि उस आयोग में 3 सदस्य होंगे। एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा, दूसरा सदस्य हाई कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे और तीसरा सदस्य अध्यक्ष के नजर में कानून का जानकार व्यक्ति होगा। और यही तीनों सदस्य उन पे लगाए गए आरोपों की जांच करेंगे और जांच करते हुए यदि उनके आरोप की पुष्टि की जाती है तब दोनों सदन से विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करना होता है और तब वह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह मान्य हो जाता है और इन्हें वह पद छोड़ना होता है। महाभियोग के अंतर्गत इन्हें हटा दिया जाता है। अब इनके वेतन की चर्चा की गई। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन एवं अन्य सुविधाएं वही निर्धारित किया गया है जो सुप्रीम कोर्ट के लिए निर्धारित किया गया है और इनका अभी वर्तमान में वेतन 2.5 लाख रुपया मासिक वेतन है और यह वेतन इन्हें भारत के संचित निधि से दिया जाता है और इनके वेतन में वित्तीय आपात की स्थिति को छोड़कर इनके वेतन में किसी भी प्रकार का हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ऐसा इनके वेतन के बारे में कहा गया है। और एक चीज इनके बारे में चर्चा किया जाता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद से यदि कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त होते हैं तब अनुच्छेद 148(4) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के बाद वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है, ऐसा इनके बारे में कहा गया है। अब हम इनके कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं कि इनका कार्य और शक्ति क्या है। अनुच्छेद 149 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियों के बारे में कहा गया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है अनुच्छेद 149 में कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी निकाय के लेखों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा किया जाए, ऐसा उसमें कहा गया है। अब इसके अंतर्गत जो है इनको बहुत सारे अधिकार एवं शक्तियां दी गई है, जिसके अंतर्गत इनका पहला अधिकार और शक्ति है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्रों के जो भी निधि के बारे में कहा गया है, संचित निधि, हर राज्य देश सबका संचित निधि होता है, उसके द्वारा किए गए कार्यों को खर्चा यदि उसके द्वारा किए गए धनों और उपयोग की जांच करना इनका प्रमुख कर्तव्य है कि यदि संचित निधि से जो धन निकाले गए हैं उसका सही ढंग से उपयोग हुआ है अथवा नहीं हुआ है, इसकी जांच करना इनका परम कर्तव्य होता है। दूसरा कर्तव्य इसके बारे में कहा गया है कि केंद्र सरकार की आकस्मिक निधि, राज्य सरकार की आकस्मिक निधि या केंद्र शासित क्षेत्रों के आकस्मिक निधि से निकाले गए धन और उनके उपयोग का जांच करना भी इनका परम कर्तव्य माना जाता है। तीसरा इनके बारे में कहा गया है वह सरकार के अनुरोध पर
सरकारी विभाग के भंडार में रखे गए सामानों की गुणवत्ता की जांच करते हैं और इसका वह पता लगाते हैं कि जो सरकार के द्वारा जो सामान लाया गया है क्या वह सही है या नहीं है, उसकी जांच करना इनका प्रथम कर्तव्य होता है। चौथा है इनका प्रथम कर्तव्य माना जाता है कि वह वैसे किसी भी संस्था, चाहे वह सरकारी संस्था हो, स्थानीय संस्था हो या निजी संस्था हो, जो सरकार के अनुदान लेता है और उनके क्रियाकलापों की जांच करना इनका प्रमुख कर्तव्य होता है कि वह सही ढंग से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं वह नियमों का जो है उल्लंघन नहीं कर रहा है, कहीं किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। 30 प्रकार के कार्य जो है इनके अंतर्गत आते हैं। पांचवा कर्तव्य है इनका यह केंद्रीय विभागों की जांच कर उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जिसे राष्ट्रपति संसद में प्रस्तुत करवाते हैं तथा राज्य सरकार के विभागों की जांच कर उसकी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपते हैं, जिसे राज्यपाल राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करवाते हैं। यह अधिकार अनुच्छेद 150 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार हम इनके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त किए और हमने देखा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, ऐसा भीमराव अंबेडकर ने भी कहा, क्योंकि भारतीय संसद से कोई भी धन यदि पारित होता है उस पर निगरानी रखते हैं, जांच करते हैं, इसीलिए इन्हें जो है वित्त व्यवस्था का सजग प्रहरी कहा गया है। आपका पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन था महान्यायवादी से रिलेटेड, हम उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, फिर हम आपको कुछ नए प्रश्न आपके सामने रखेंगे। आपका पहला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है और परामर्श देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो हम लोग जानते हैं महान्यायवादी परामर्श देते हैं और यह अनुच्छेद 76(2) के अंतर्गत दिया गया है। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? हम लोग जानते हैं कि भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे समझा जाता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी को समझा जाता है। चौथा प्रश्न है आपका, संसद के किसी सदन के सदस्य ना होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? हम लोग जानते हैं संसद के सदन के सदस्य नहीं होने पर भी महान्यायवादी उसमें भाग लेते हैं, सिर्फ इनको मताधिकार का अधिकार नहीं है। पांचवा प्रश्न है आपका, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। इस प्रश्न में आप लोग लगभग गलती किए हैं, इसको सुधार लीजिएगा। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक न्यायिक सलाहकार होता है। छठा प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सातवां प्रश्न है आपका, भारत के किस अधिकारी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? महान्यायवादी को। आठवां प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति किससे समान योग्यता वाले व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर सकता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यता वाले व्यक्तियों को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। नौवां प्रश्न है आपका, महान्यायवादी को किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? अनुच्छेद 88 के अंतर्गत महान्यायवादी संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है। 10वां प्रश्न है आपका, महान्यायवादी को सहायता देने के लिए कितने सॉलिसिटर जनरल तथा कितने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं? तो एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। ये भी सलाहकार के तौर पर होते हैं, लेकिन ये महान्यायवादी को सलाह देते हैं। इस प्रकार आपका पीछे का प्रश्न का आंसर किया गया। अब आपके सामने नया प्रश्न, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के टॉपिक से रिलेटेड, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला प्रश्न है आपका, संघ तथा राज्यों के
सभी वित्तीय प्रणाली की निगरानी के लिए संविधान द्वारा किस पदाधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? दूसरा प्रश्न है आपका, संविधान द्वारा किस प्राधिकारी की नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए प्रहरी के रूप में की जाती है? तीसरा प्रश्न है आपका, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे देता है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? चौथा प्रश्न है आपका, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? पांचवा प्रश्न है आपका, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को किसका मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है? छठा प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? सातवां प्रश्न है आपका, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने का अंतिम जिम्मेदारी है? आठवां प्रश्न है आपका, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां का वर्णन किस अनुच्छेद में है? नौवां प्रश्न है आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस रूप में कार्य करते हैं? 10वां प्रश्न है आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है? यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को अवश्य दबाएं। और बेल घंटी दबाने के बाद यदि साइन इन करने के लिए बोले तो यूट्यूब चैनल पे जाकर के चैनल का नाम GS आजकल टाइप करके सर्च करेंगे, वहां से यदि आप करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद।